नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल हमने किया था लास्ट में संतुलन आय की बात की थी, और संतुलन आय या संतुलित आय जो है हमारी वहां प्राप्त होती है जहां पे हमने कहा था AD बराबर AS। अगर कल ये बात आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई है तो इसको क्लियर कर लें। AD जो है वो क्या है, हमारी एग्रीगेट डिमांड जिसको हम कहते हैं समग्र मांग, और AS जो है वो है हमारी एग्रीगेट सप्लाई या जिसको कहते हैं समग्र पूर्ति। क्लियर है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बाद में कहीं कहीं आपको हो सकता है आपके जब कहीं सवाल आए तो सामूहिक मांग भी आ जाए। एक ही बात है, सामूहिक मांग, समग्र पूर्ति या सामूहिक पूर्ति, इन चीजों की बात आती है। संतुलन वहां पे होगा जहां पे AD बराबर AS होगा। ये चीज हमने क्लियर की थी कल। लेकिन इसमें एक चीज और आती है कि अगर ऐसा हो कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर ना हो तो क्या होगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि अनुसूची के द्वारा जो है हम इस चीज को और क्लियर करेंगे। और अनुसूची के द्वारा किस तरह से क्लियर करेंगे देखिएगा। एक मिनट, थोड़ी सी लाइनें मोटे आ रही हैं, इसको चेंज कर देता हूं। एक सारणी बना के हम इसको देखें। इस सारणी में एक तो देखिए हम आय का स्तर, एक एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, और एक लास्ट जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। ये आपका यहाँ पे होगा आय का स्तर, या जिसको हम Y लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Y लिखते हैं। ये Y आपका, और ये AD बराबर C प्लस I, और ये हो जाएगी आपकी AS जिसको हम लिखेंगे C प्लस S। बता दूं मैं ये S कहां से आया। ये जो है इसके आधार पे हम थोड़ा सा एक करें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के द्वारा 0, 100, 200, 300, 400, 500। एग्रीगेट डिमांड जो है वो मान लीजिए इतनी है आपकी 150, 200, 250, 300, 350 और 400। और इसी तरह से आय का स्तर जब 0 होगा, उत्पादन आपका 0 होगा, तो पूर्ति का मान 0 होगा। 100 यहाँ पे हो गया आपका, 200 यहाँ पे हो गया, 300 यहाँ पे हो गया, 400 और ये मान लीजिए 500। इस टेबल के द्वारा एक चीज हम क्लियर करेंगे, ये करेंगे कि कहाँ पे संतुलन कहाँ पे होगा। इस चीज को बहुत तरीके से समझना जरूरी है। संतुलन कहाँ होगा? संतुलन हमने वहां कहा था जहां AD बराबर AS है। AD बराबर AS है। समग्र मांग जहां पे समग्र पूर्ति के बराबर है वहां पे आपका संतुलन होगा। और देखिएगा ये आय का स्तर 300 जो है, इस 300 के ऊपर AD का मान कितना है? 300, और AS का मान कितना है? 300। कहने का मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ बैलेंस है, ये आपका संतुलन बिंदु है 300, 300, क्योंकि यहाँ पे AD का मान भी 300 है और AS का मान भी 300। ये एक संयोग है कि Y का मान भी 300 आया है। इससे कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका 250 भी हो सकता था, 350 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो 300, 300 यहाँ पे आपका संतुलन है। इससे ऊपर के पॉइंट्स में क्या स्थिति है और इससे नीचे के पॉइंट्स में क्या स्थिति है उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। एक मिनट चल रहा है सर। इससे ऊपर देखिएगा, इससे ऊपर AS का मान 0 है
एडी का मान 150 है, एडी का मान 200 है, एएस का मान 100 है, एडी का मान 250 है, एएस का मान 200। कहने का मतलब इससे ऊपर वाले बिंदु में एडी का मान ज्यादा है और एएस का मान कम है। क्या होगा जब एडी का मान ज्यादा होगा, एएस का मान कम होगा, बताऊंगा। नीचे जो है यहाँ पे देखिएगा, एडी जो है वो 350 है और एएस 400 है। मतलब यहाँ पे जो है वो एडी का मान जो है वो कम है और एएस का मान ज्यादा है। कहने का मतलब संतुलन बिंदु पर जो है आपका एडी बराबर एएस, इससे ऊपर वाले बिंदु पर मांग का मान ज्यादा और पूर्ति का मान कम है। इस चीज को समझना जरूरी है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जहां पे मांग ज्यादा होगी, फर्म की मांग ज्यादा होगी, तो मांग ज्यादा जब होगी ना तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन के साधनों को बुलाएगी, आइए आइए आइए। उत्पादन के साधन मतलब लेबर। यहां पे अगर सबसे इजी बात करूं तो श्रम। और भी जो उत्पादन के साधन है उनको जरूरत पड़ेगी, मांग होगी ज्यादा तो। और जब उत्पादन के साधन आएंगे तो उनको मिलेगा बेटा क्या, रोजगार। क्या मिलेगा, रोजगार। और रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में होगी वृद्धि। कहने का मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग जो है वो ज्यादा होती है समग्र पूर्ति की बजाय, तो उस समय पर आय और रोजगार का स्तर बढ़ता है। आय और रोजगार का स्तर बढ़ता है। और जब मांग कम हो जाए और पूर्ति ज्यादा है, फर्मों के पास पूर्ति ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, औरों को बुलाएंगे क्या, उत्पादन के साधनों को बुलाएंगे क्या, नहीं। अरे पहले से उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले से उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो अपने उत्पादन के साधनों को छुट्टी दे देंगे, कुछ दिन के लिए जाइए भैया घर पे आराम करिए, रेस्ट वेस्ट करने के बाद में आप आ जाइए। हम आपसे बात करेंगे, जब जरूरत होगी ना तो हम आपको फोन करेंगे। कोविड के टाइम में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले बहुत सारे लोगों के बॉस जो थे, उन्होंने चैम्बर में बुलाया और बड़े प्यार से कहा, भाई साहब फिलहाल जो है ना सर आपकी जरूरत नहीं है हमें, आप जाइए घर, और बहुत जल्दी सामान्य स्थितियां जब हो जाएंगी तब हम आपको फोन करेंगे कि आप वापस आ जाइए। अब बॉस ने तो फोन नहीं किया। जो कर्मचारी था, जो श्रमिक था, वो बॉस को फोन कर रहे हैं, बॉस वापस आ जाएंगे, और बॉस कह रहे रुकिए एक बार, बस 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 थोड़े दिन की बात है, हम आपका निपटारा कर देंगे, बहुत जल्द आपको बुलाएंगे। और धीरे 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 स्थिति ऐसी हुई, उनको वापस बुलाया नहीं। कहने का मतलब उनके पास मांग की कमी थी, तो उन्होंने, क्योंकि मार्केट बंद हो गए थे ना, आपको पता है पूरे मार्केट बंद थे, कपड़े का मार्केट बंद था, नए कपड़े सिलाने का मूड जो था वो रहकर रह गया। मैंने कई बार सोचा था यार कुछ नए कपड़े खरीदें, लेकिन क्या करें। तो वो जो स्थिति थी कोरोना के टाइम में, वो थी मांग कम हो गई, और मांग कम हो गई तो लोगों को घर भेज दिया गया, और उत्पादन के साधनों को घर भेज दिया गया, या उत्पादन के साधनों को उत्पादन से हटा दिया गया। तो उत्पादन से हटाने के बाद में उत्पादन धीरे धीरे हो गया बेटा कम। और कहां तक कम होगा, जहां पे कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर नहीं हो जाती है, यानी ये वाला जो संतुलन बिंदु है ना 300 वाला, यहां तक जब आ जाएगी तब जाके वो रुकेंगे का, हाँ भैया आप ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, जब मांग ज्यादा होगी, इस बात को दिमाग में रखें, जब मांग ज्यादा होगी तब आय और रोजगार का लेवल बढ़ेगा, और जब पूर्ति ज्यादा होगी तो आय और रोजगार का स्तर गिरेगा। ये बात है। जब सामूहिक मांग या समग्र मांग और उसकी पूर्ति बराबर नहीं है, तो ये चीज आपको मैंने बता दी कि इस तरह से होगा। क्लियर है? कहने का मतलब संतुलन में, वापस से इस चीज को रिपीट करूं कि संतुलन वहां होगा जहां पे एडी बराबर एएस हो। एडी फर्म के मामले में है मांग, कुल मांग जो सी प्लस आई, यानी फर्म जो है वो उपभोग व्यय और निवेश व्यय, दो प्रकार के व्यय से अपनी समग्र मांग बनाती है। और समग्र पूर्ति या सामूहिक पूर्ति,
इस बात को दिमाग में रखें, सामूहिक पूर्ति जो है वो बनती है उपभोग से और बचत से, उपभोग से और बचत से। कहने का मतलब संतुलन वहां होगा जहां पे AD बराबर AS होगा। AD का मतलब C प्लस आई बराबर C प्लस एस। दिमाग में रखें, जहां पे उपभोग C क्या है, उपभोग, I क्या है, इन्वेस्टमेंट, विनिवेश या विनियोग या निवेश, C उपभोग और S जो है बचत। यानी इन दोनों का जोड़ जब इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा तब संतुलन होता है। और संतुलन की स्थिति में C से C कट भी सकता है ना, I बराबर S होगा। यानी I के साम्य स्तर पर जितना निवेश किया जाएगा फर्मों द्वारा, परिवार सेक्टर द्वारा, उतनी ही बचत की जाएगी। यानी निवेश और बचत जो है वो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये क्लियर है आपकी बात। कहने का मतलब अब इसको चित्र द्वारा अगर निरूपण करके देखें, हम एक ग्राफ बना के, हालांकि हमने कल देखा था, फिर भी थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे एक छोटा सा। इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, अच्छे प्रश्न बनेंगे इसमें। नीचे जो था यहाँ पे उत्पादन का स्तर या राष्ट्रीय आय जो है वो लिखी हमने, राष्ट्रीय आय या केवल आय भी लिख देंगे। और यहाँ पे आपके सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति AD एंड AS। हमने देखा है कि AD और AS का वक्र कल हमने पढ़ा था। AD और AS का वक्र जो है, आपका AS का वक्र, समग्र पूर्ति वक्र जो है वो मूल बिंदु से स्टार्ट होता है और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर निकलता है। ये आपका हो गया AS। और AD वक्र जो है वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है वो कल बात हमने कर ली थी, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है स्वायत्त उपभोग जिसको कहते हैं ना, मांग में उपभोग का भी मान होता है ना, इसलिए स्वायत्त उपभोग के बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, स्वायत्त उपभोग। यहाँ से आपका जो है वक्र प्रारंभ होगा, कौन सा, समग्र मांग वक्र। और ये समग्र मांग वक्र इस तरह से आपका जो है वो समग्र मांग वक्र बनता है। ये हो गया आपका AS वक्र और ये हो गया बेटा आपका AD वक्र। और हमने कहा संतुलन वहां बनेगा जहां पे AD और AS जो है वो इक्वल होंगे। AD और AS इक्वल कहां पे होंगे, यहाँ पे होंगे। ये वाला बिंदु जो है आपका साम्य बिंदु है E, ये आपका साम्य बिंदु है E। यहाँ पे इक्वल होंगे और यहाँ पे इक्वल होंगे, तो ये तो आपका Y का स्तर आया। और ये जो है आपका समग्र मांग कहें या समग्र पूर्ति कहें। एक मिनट, ये जो बिंदु है आपका समग्र पूर्ति का आया या समग्र मांग, क्योंकि यहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों हैं और दोनों बराबर होती हैं इस बिंदु पर। देखिए इस साम्य बिंदु से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या क्या स्थितियां बनेंगी, इधर देखिए। यहाँ पे जब आय को हम बढ़ाते हैं, इधर जाते हैं, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो AS का मान जो है वो AD से ज्यादा है। यहाँ पे आय का मतलब जैसे हम बात कर रहे थे आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहे, वो लोगों की बात है। यहाँ पे एक तरह से ये कह सकते हैं कुल उत्पादन से रिलेटेड है, GDP से रिलेटेड है, यानी ये पूर्ति से रिलेटेड है, एक तरह से ये मान सकते हैं आप। कहने का मतलब इससे इधर जाएंगे तो समग्र पूर्ति का मान ज्यादा है और समग्र मांग का मान कम है। समग्र पूर्ति ज्यादा है और समग्र मांग का मान समग्र मांग जो है वो कम है और समग्र पूर्ति जो है वो ज्यादा है। ऊपर है ना जो, और इससे अगर इधर आएंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका AS कम है और मांग ज्यादा है। AS कम है तो मांग ज्यादा। देखिएगा यहाँ पे जब मांग आपकी ज्यादा होगी, तो हमने कहा था मांग ज्यादा होगी तो फर्म जो है उत्पादन के साधनों को बुलाएंगे। जैसे दिलवाले दुल्हनिया में वो अमरीश पुरी कबूतरों को दाना डालता ना, आओ आओ, उसी तरह से ये भी कहेंगे भैया आओ हमारे मार्केट में आइए, हमारी फर्म में आइए, बहुत ज्यादा जरूरत है हमको। और उसके बाद मांग
जब होगी तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ते बढ़ते कहां तक आ जाएगा? संतुलन पे आते ही रोक देंगे, संतुलन पे आते ही रोक देंगे। और इससे ऊपर वाले में क्या कहेंगे? जाओ जाओ जाओ। और जाएंगे तो धीरे धीरे इनका संतुलन वापस बैक की तरफ आएगा, और ये संतुलन यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिएगा, एक चीज है, इससे ऊपर मान लीजिए यहाँ पे जाए हम, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये स्थिति बनती है। इससे नीचे की बात करें तो और स्थितियां अलग बन सकती हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो बनी है आपकी स्थिति समग्र पूर्ति वक्र, यहाँ पे जो है वो इस तरह की वक्र बनेगी। तो इस चीज को जो है आप देखें। अब बात करते हैं संतुलन में परिवर्तन की बात करेंगे। संतुलन में परिवर्तन अगर हमें करना हो तो किस प्रकार से संतुलन में परिवर्तन होगा। और एक चीज छोटी सी बात इसमें और बता दूं, कीन्स, ये सारा सिद्धांत किसका है? कीन्स का है। जेम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, जेम कीन्स की बात आती है। जॉन मेनार्ड कीन्स में, और एक इंपॉर्टेंट चीज में भूल गया था इस चीज में बताना, कि जहां पे संतुलन होता है, जहां पे बेटा संतुलन होता है, अगर ये प्रश्न आपका बनता है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति को मिलाने वाला बिंदु या दोनों बिंदु जहां पे मिल रहे हैं, या संतुलन बिंदु जो है उसको क्या कहते हैं, इसका जो संतुलन बिंदु होता है ना, उस संतुलन बिंदु को एक और कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु। प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु, प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु इसको कहते हैं। कौन से बिंदु को? जहां पे ये संतुलन की बात आती है। और एक चीज हमने कहा, आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा, आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा। यहाँ पे रोजगार मैक्सिमम होता है, यहाँ पे आय और रोजगार का स्तर मैक्सिमम होता है, लेकिन कीन्स ने ये कहा था कि भले ही यहाँ पे रोजगार बहुत ज्यादा होगा, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होगी। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है? अगर परिभाषा पूछी जाती है कि पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति वो स्थिति है जहां पे सब काम मांगने वालों को काम मिल जाए, जहां पे सब काम मांगने वालों को काम मिल जाए। तो कीन्स ने कहा यहाँ पे रोजगार की अच्छी स्थिति है, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। कीन्स से पहले जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, चाहे वो रिकॉर्डर की बात कर लें हम, या मार्शल की बात कर लें, या उनके जो हमारे अर्थशास्त्र के जनक थे, क्या नाम उनका, स्मिथ साहब, एडम स्मिथ, उनकी बात कर लें, उन सब ने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। कीन्स पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि ना भैया झूठ बोल रहे, ऐसी बात नहीं है। अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। रोजगार देने के बाद भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास रोजगार नहीं होगा। तो इस बिंदु पर पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहेगी। सुन लो ध्यान से। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? इसको कीन्स ने कहा अपूर्ण रोजगार की स्थिति। क्या कहा? अपूर्ण रोजगार की स्थिति इसको कहा। क्लियर है? चलिए आगे चलते। अब बात करते हैं संतुलन में परिवर्तन। संतुलन में परिवर्तन कि अगर संतुलन में परिवर्तन कब होगा? संतुलन में परिवर्तन होगा, मान लीजिए एक ग्राफ के द्वारा सीधे सीधे इसको समझाएंगे हम। ये आपका जो है समग्र पूर्ति वक्र है, और मान लीजिए ये आपका जो है वो समग्र मांग वक्र है। इसको हमने एएस कहा था, और ये जो है आपका ईडी वक्र है। संतुलन बना इस बिंदु पर, ये आपका ई हो गया, और इस बिंदु पर संतुलन बना ई बिंदु पर। तो इसके ऊपर आय का स्तर, ये भी बड़ी दिक्कत है। ये आपका आय का स्तर बना
वाई देखेंगे इसको, और यहाँ पे आपकी समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो है वो होगी। हालांकि इसको ज्यादा आप ना भी दिखाएं तो भी चलेगा, हमें हमारा मुख्य बिंदु जो है वो ये दिखाना है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए वाई, और हमने ये कहा है कि अगर संतुलन में परिवर्तन हो, परिवर्तन किस स्थिति में होगा कि मान लीजिए मांग बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी बढ़ गई और एग्रीगेट डिमांड वक्र जो है ऊपर की ओर खिसक गया और यहाँ पे आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है आपका ऊपर की ओर चला गया और यहाँ खिसक के इसके संतुलन में इस प्रकार से आ गया कि ये जो है क्या हो रहा है भाई, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, कल करेंगे आपकी। आज आप जो है लोग बताएंगे कि साउंड क्वालिटी के बारे में कमेंट करके बताएंगे कि साउंड क्वालिटी क्या है, क्योंकि मैंने कोशिश की है थोड़ा सा चेंज करने की, तो शायद कल के बजाय आज ठीक रहेगा, मैं ये सोचता हूँ। अगर समग्र मांग वक्र आपका ऊपर चला जाता है, समग्र मांग वक्र आपका ऊपर चला जाता है, तो देखिएगा ये समग्र मांग वक्र ऊपर चला गया तो आपका संतुलन बिंदु जो है वो यहाँ पे आएगा E1, और E1 संतुलन बिंदु के ऊपर जो है वो आपका नया स्तर जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा यहाँ पे। इसको हम कह सकते हैं Y1। क्या कह सकते हैं बेटा? Y1। ये जो है आपका Y1 प्राप्त होगा। अगर इसी प्रकार से आपका मांग वक्र नीचे जाएगा तो इधर कहीं यहाँ पे काटेगा ना, ये आ जाएगा। कहने का मतलब अगर समग्र मांग वक्र ऊपर खिसकता है तो आपके संतुलन में परिवर्तन होके Y से Y1 लेवल पे चला जाएगा, और अगर आपका ग्राफ नीचे आता है तो Y से Y2 लेवल पे जो है आपका चला जाएगा। ये आपके संतुलन में परिवर्तन की बात आती है। और एक बात मैंने आपको बता दी थी कि संतुलन में पूर्ण रोजगार की स्थिति होना जरूरी नहीं है, पूर्ण रोजगार होना जरूरी नहीं है, पूर्ण रोजगार होना आवश्यक नहीं है। किसने कहा ये बताएं? ये कहा साहब J.M. कीन्स ने। किसने कहा? J.M. कीन्स ने कहा था कि पूर्ण रोजगार होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो जब पूर्ण रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा? अपूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। ये सारी बातों से जो हमने किया तो इसका जो निष्कर्ष निकल के आया, निष्कर्ष की मैं बिंदुवार बात करूं। सबसे पहली बात कि आय का साम्य स्तर, आय का संतुलित स्तर या आय का साम्य स्तर कहाँ निर्धारित होगा? जहां पे AD वक्र AS वक्र को काटता है या AD बराबर AS है। ठीक है। दूसरी बात, सामूहिक मांग या समग्र मांग किसको कहते हैं? यहाँ पे पूरी अर्थव्यवस्था में जो मांग होती है, सामूहिक मांग या समग्र मांग किसको कहते हैं? जो पूरी अर्थव्यवस्था की मांग होती है उसको हम समग्र मांग कहते हैं। और समग्र मांग जो है वो C+I का जोड़ होता है, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि उपभोग और विनिवेश के जोड़ को हम समग्र मांग कहते हैं। इसी प्रकार निष्कर्ष के तौर पे हम बात करें, AS जो है वो किसके बराबर होता है? AS का मान जो है वो बराबर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग और बचत के योगफल के बराबर होता है। और साम्य की अवस्था को परिवर्तित करना हो तो साम्य की अवस्था को परिवर्तित करना हो तो AD और AS में चेंज कर देंगे। AD और AS में चेंज करके जो है साम्य की अवस्था को चेंज किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर ने वहां पे जो वक्र बनाया था, वहां पे जो ग्राफ बनाया था, उसमें इसको तो चेंज किया ही नहीं था। एक बार इसको चेंज किया, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, है ना? किसका मान चेंज किया हमने? AD का मान चेंज किया, AS का मान चेंज क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया बेटा, वो इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि हम ये मानते हैं कि अल्पकाल में, किसमें? अल्पकाल में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं होता, तकनीकी में परिवर्तन नहीं होता, उत्पादन के बहुत सारे साधन जो हैं वो नहीं बदलते हैं। और तकनीकी रूप से जब उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है। अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है। तो अल्पकाल में अगर आपके आय के साम्य स्तर को चेंज करना है तो केवल AD में चेंज करना सफिशिएंट रहेगा, AS में चेंज होने की जरूरत नहीं है।
इसलिए हमने वहां पे किया था। बाकी अगर दीर्घकाल की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एडी और एएस में जो है परिवर्तन करके जो है किया जा सकता है। अल्पकाल की बात करेंगे तो केवल एडी में चेंज किया जा सकता है। अगली बात जो है, अगले बिंदु में हमने कहा था कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो है वो ज्यादा है, समग्र मांग समग्र पूर्ति की बजाय ज्यादा है, समग्र मांग अगर समग्र पूर्ति की बजाय ज्यादा है तो ये कह सकते हैं कि वहां पे आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा, वहां पे आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा। क्यों? फिर से बताऊं कि फर्में जो हैं वो अपने उत्पादन के साधनों को बुलाएंगे, भाई हमें डिमांड है आइए, और काम में जब लोग लगेंगे, मजदूरी में जब लोग लगेंगे तो उनको जो है पैसा आएगा ना जेब में, तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा। और अगली बात जो है, अगर सामूहिक मांग कम होती है और सामूहिक पूर्ति ज्यादा होती है तो लोग काम से हटेंगे और आय और रोजगार का स्तर गिरेगा। अगली बात मैंने बता दी थी, पूर्ण रोजगार की बात बता दी। इसमें यह भी बता दिया कि कीन्स ने इसको अपूर्ण रोजगार की बात की है। और अपूर्ण रोजगार संतुलन को दूर करने के लिए अथवा रोजगार में वृद्धि करने के लिए, अगर हमें रोजगार में वृद्धि करनी होगी, रोजगार में वृद्धि करनी होगी तो सामूहिक मांग में अर्थात कुल उपभोग व्यय और विनियोग में वृद्धि करनी होगी। अगर रोजगार गिरा हुआ है आपका, कहने का मतलब किस कंडीशन में रोजगार गिरता है? एएस का मान ज्यादा है, एएस का मान ज्यादा है तो रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हमें एडी का मान बढ़ाना पड़ेगा। और एडी का मान कब बढ़ेगा? जब सी का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब उपभोग बढ़ाना पड़ेगा और निवेश बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश जो है बढ़ेगा, निवेश में वृद्धि हुई, कहने का मतलब उस अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ेगी। अगर उपभोग में वृद्धि हुई तो कहेंगे समग्र मांग में वृद्धि होगी। यानी हम बाजार में जितना ज्यादा जाएंगे देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा सुधरेगी। कल ही चले जाना, आज ही जाएंगे शाम को, क्या लेके आएंगे? पिज्जा लाएंगे और बर्गर लाएंगे, 2-4 ड्रेस खरीद के लाएंगे, खरीद के लाओ, खूब सारा खरीद के लाओ, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब उपभोग ज्यादा करेंगे और निवेश ज्यादा करेंगे तो समग्र मांग बढ़ेगी, समग्र मांग बढ़ेगी तो आय और रोजगार के लेवल बढ़ेंगे। दुकानें ज्यादा खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, कंपनियां ज्यादा खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, फर्म ज्यादा खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो ये बात आ गई अपूर्ण रोजगार को दूर करने की। आगे की बात करेंगे कल। कब करेंगे? कल। समझ में आ गया? कल मतलब टुमारो। बहुत कुछ है इस चैप्टर में जिसको क्लियर करवाना है, लेकिन एक दिन में सारा क्लियर नहीं हो सकता। मैं इकलौता एनर्जेटिक तो बहुत हूँ, लेकिन क्या करें भाई, एक दिन में नहीं करवा सकते। हमारे 11वीं वाले बच्चे, सॉरी 11वीं वाले नहीं भाई, अब वो कौन से 12वीं वाले, एक दो ये कह रहा था सर क्यों डालते हो, बीच में क्या आ गया भाई, हटो 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 सर, ग्रुप में वीडियो क्यों डालते हो? और मैं कह रहा हूँ ग्रुप में तो वीडियो डाल लूंगा बेटा, राजी रहो और चाहे नाराज हो, ग्रुप में डालूंगा, पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, प्यार से समझोगे तो अच्छी बात, नहीं तो डरा के समझाऊंगा, है ना? डराता तो होंगे, उस हिसाब से होंगे आप लोग कि इनसे डर किसको लगता है। खैर बेटा थोड़े से सीरियस हो जाओ और पढ़ाई कर लो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए